से बहुत सारे लोग रिमोट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग फैक्ट्री जॉब्स के लिए भी। तो बेसिकली हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर दिस इज़ व्हाट उनको अगर सिखाया जा सके। और आप हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों डिक्शन में बात कर सकते हो। तो ओके, ग्रेट। मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे आज बेनिफिशियरी जुड़े हुए हैं, एंड वी एक्सपेक्ट मोर देन 50, 55, 60 पीपल। अभी भी वो प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग में है। वी आर ऑलरेडी 35 पीपल अप्रॉक्सीमेटली। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ म्यूट पे रखें। हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स आप या तो चैट में डाल सकते हैं, हम एंड में सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। बीच-बीच में अगर दिलशाद भी पूछेंगी तो तभी भी आप पूछ सकते हो। और म्यूट पे रहेंगे तो सभी लोग सुन सकते हैं। सो थैंक यू अगेन दिलशाद फॉर जॉइनिंग, एंड ओवर टू यू नाउ। या थैंक यू सो मच नीलम। मैं यहाँ पर मेरी पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। अलाउड है? यस, आई डोंट थिंक आपको कोई इश्यू होगा। प्लीज शेयर इट। ओके, दिख रहा है? यस, दिखना शुरू हो गया। आप इसको फुल उसमें प्रेजेंटेशन मोड में डाल सकते हो। दिख रहा है अभी प्रॉपर? प्रेजेंटेशन मोड में फुल उसमें डाल सकते हो। वैसे दिख रहा है बट एज अ स्लाइड एक एक सिंगल दिख रही है। अच्छा, मेरे यहाँ मुझे फुल दिख रही है। अच्छा, एक बार नीचे से वो प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए। अच्छा, एक मिनट। आपने उसको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन मोड में डाला हुआ है क्या? ये वाला यहाँ से अभी फुल स्लाइड आ रही है? अभी तक आया नहीं है। एटलीस्ट आपको शेयर करना पड़ेगा एंटायर स्क्रीन। अच्छा, ओके। कैसे जाना है? ओके, स्क्रीन। हम कहाँ है अभी? एक बार शेयर स्क्रीन करके एंटायर स्क्रीन दीजिए। हाँ। एंटायर स्क्रीन, ओके। इसके बाद मेरी अभी स्क्रीन आपका आपको स्क्रीन आ गया। अब आप अपने प्रेजेंटेशन में जाइए और वहाँ पे आप नहीं, स्टॉप प्रेजेंटिंग मत कीजिए। नाउ गो इनटू योर प्रेजेंटेशन फाइल। डोंट यहाँ पे मत कीजिए। शो माय जस्ट गो। स्क्रीन एनीवे। हाँ, शो माय स्क्रीन। अभी आप अपने प्रेजेंटेशन पे सीधा जाइए, देन वी विल स्टार्ट सीइंग। बहुत सारी चीजें दिख रही है। हाँ, वो आपको दिखेंगी क्योंकि अभी तक आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल पे नहीं गए हो। एक मिनट। आप अपनी प्रेजेंटेशन वाले डॉक्यूमेंट पे जाइए। हाँ, वो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये नीचे है, नीचे देखिए। नीचे, ओके, ये वाला पे। हाँ, जस्ट आप उसको खोलिए। दिख रहा है अभी? आपने प्रेजेंटेशन फाइल खोली है क्या अपनी? हाँ, खुली है। नहीं, अभी ये दिख। खोलिए। हाँ, इसको ओपन कीजिए। हाँ, अभी दिख रही है। इसको पूरा फुल कीजिए और अपने प्रेजेंटेशन मोड पे जाइए। अभी हाँ, ये इसके कीजिए। यस, दिख अभी आ रही है? गया है। यस, ओके। नाउ इट इज। मुझे गर्ल्स और बॉयज दिखेंगे नहीं, राइट? हाँ, नहीं दिखेंगे वो आपको। ओके, वी विल ओके। बी रिकॉर्डिंग दिस दिलशाद, बिकॉज हम ये बाद में भी इनको दिखाते हैं जैसे किसी का मिस जी, हो जाए तो। जी। ठीक है, तो वेलकम टू दिस सेशन। आपको शायद इंटरव्यू का सेशन है और नाम खुशियों की उड़ान ऑन द विंग्स ऑफ हैप्पीनेस देख के थोड़ा सा ऐसा लगे कि ऐसा क्यों है, पर मेरा ये मानना है कि हम अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अल्टीमेट हमारी खुशी होती है, और खुशी के लिए हमको प्रोसेस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अपने आप में थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं, थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, तब जाके हम हमारी खुशियों तक पहुंच सकते हैं। और ये खुशियों की उड़ान भरने के लिए
हम आज जो है वो एक तैयारी करने वाले हैं थ्रू ये रोजगार ढाबा। इस मौके पर मैं नीलम जी का बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ और मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पर मैं खासकर महिलाओं से ज्यादा मिलती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में या फैमिली रिलेटेड केसेस के अंदर। उसके अलावा मैं कुछ एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ और उसी के तहत मुझे नीलम जी से मिलने का मौका मिला और उनके जरिए मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। सच में बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है और जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखाऊं, मैं खुद भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखूंगी। मैं जब आपको कुछ क्वेश्चन करूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके उसका जवाब भी दे सकते हैं अगर आपको वो जवाब पता हो। तो हम अगर शुरू करते हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग सब खुश हैं? अपने दिल पर अपना राइट हैंड अपने दिल पर रखे और अपने आप से पूछे कि आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो मुझे हाँ प्रशांत अनम्यूट बोलो। करके बताएं या फिर मैसेज डाल के बताएं, तो भी वही तो डिस्कशन फिर मैं हुआ आपको हमारा बताऊंगी कि हमें आगे कि क्या करना है। टीम के हिसाब से काम कम तो नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। खुश क्लैरिटी है, की वजह से 100% कॉम्प्लेक्सिटी उनके खुश दिमाग है। में ज्यादा थोड़ी आ गई। आ गई है ना कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए मैंने वो पहले लाइन लिखी थी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कितने करो। लोग हैं हमारे अंदर और सारे लोग बोल रहे हैं कि खुश है? मैं नहीं, ऐसा तो मानूं मैं क्या सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सभी लोग खुश है? हाँ ऐसे देखो, अब यस, हाँ, ना? ऐसे बढ़ा तो नहीं यस यस यस। नहीं ओके, तो बढ़ाएंगे नहीं ये उन लोग, लोगों बल्कि को इनको मेरी ये थोड़ा एडवाइस है डिस्काउंट कि ही अगर दिखाना आप पड़ेगा, खुश हो एग्जैक्टली तो क्योंकि और इनके आप हाँ दिमाग में बोल है रहे कि हो तो हमने आप इसको वही कम करते किया हो है जो आप इसलिए। कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जिंदगी में जो भी 35.5 का कुछ दिया था करते हैं उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो हमारी खुशी होती है। अगर आज हम खुश है जो भी कर रहे हैं तो फिर वो हमें करते कंटिन्यू रहना चाहिए। पर अगर कोई लोग यहाँ पर बोले हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, पर अगर दिल में झांकने के बाद उनको लगता है कि नहीं पूरी तरह मैं खुश 30 टू नहीं हूँ, 32 का रेंज तो मैं दूं क्या? उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सच में खुश होना चाहेंगे? सिर्फ 3 लाख? अगर आप कहते हैं नहीं, सिर्फ 3। आप कहते हैं ओके, अगर आप सच में खुश होना अच्छा चाहते सुन ना, हैं मेरे को तो फिर आधा रेडी घंटा हो दे, जाइए कुछ मैं चेंज एक करने। कॉल के अंदर हूँ, और जो लोग तो ऐसा थोड़ा अपनी तरफ से सोचते भी हैं और कि देख हम लो। हाँ खुश नहीं हैं पर फिर भी हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, ठीक है तो आप मैं वही करती हूँ। करते रहिए जो आप करते हैं। पर जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम खुश कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं है और हम पूरी तरह खुश होना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट चेंज समथिंग इन आवरसेल्फ, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो अंदर का काम है, हमारे दिल के अंदर का काम है। हम लोगों को दिखते हैं कि हम खुश हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पर हम जानते हैं कि हम कितने खुश हैं या नहीं है। तो अब हम रेडी हो जाते हैं कि हम किस तरह से हमारी जिंदगी में कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। सबसे पहला जो चेंज है ना वो ये है एक्सेप्ट करना। तो कई बार हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लगता है कि नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है और सारे लोग सुखी है, हम ही दुखी है, सबकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, हमारी जिंदगी में तकलीफें आ रही है। पर हम ये एक्सेप्ट कर ले कि लाइफ जो है वो आसान नहीं है और आने वाली जिंदगी भी जो है वो कभी भी आसान नहीं होगी। लाइफ इज नॉट इजी एंड इट विल नेवर बी, कभी भी इजी नहीं। और भले जो लोग बोलते नहीं है, चेहरे पे खुशी दिखाते हैं, अगर आप उनके साथ कभी आराम से बैठो, उनके साथ बात करो और जिस तरह से जिंदगी खुलती है, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो अपसेटनेस है, जो दुख है, वो सारी चीजें सबकी जिंदगी में, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अलमाइटी गॉड हमें ये बोलता है कि हम तुम पे इतनी कसौटियां डालेंगे ताकि तुम अपने आप के अंदर जो पोटेंशियल है, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो काबिलियत है, उसको तुम तराश सकोगे। अभी देखो, कोयला खान में से निकलता है, अगर वो कोयले को बहुत ही हैवी डिग्री पर गर्म ना किया जाए, उस पर प्रेशर ना डाला जाए, तो डायमंड नहीं बनता है। उसी तरह से बहुत सारे मेटल होते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसमें से सोना जो है गोल्ड तक पहुंचने के लिए उस धातु को बहुत गर्म होना पड़ता है। उसी तरह से जैसे हम पानी गर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि पानी के अंदर से भाप निकले, तो हम 5 मिनट उसको गैस पे चढ़ाएंगे और फिर सोचेंगे इसमें से भाप निकलेगा, तो ऐसा होगा नहीं। उसको 100 सेल्सियस डिग्री तक गर्म करना पड़ता है, यानी एक्सट्रीम पोटेंशियल तक उसको गर्म करना पड़ता है। उसी तरह से ह्यूमन लाइफ भी ऐसी है, उसको एक्सट्रीम तक अपने आप को इन कसौटियों में से निकलना पड़ता है ताकि जाके वो अपना पोटेंशियल जो है वो तराश सके। कई बार ऐसा होता है कि
हमें पता ही नहीं होता है कि हमें ये चीजें बर्दाश्त करने की ताकत है, पर खुद ऊपर वाले ने हम में डाली हुई होती है। पर जब मुश्किल आती है, जब हम सीखते, कई बार कुछ चीजें भी सीखते, हमको पहले लगता है नहीं नहीं ये लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है, कंप्यूटर सीखना आसान नहीं है, पर जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हम सोचते हैं अरे पहली बार तो हमको इतना डर लग रहा था, पर आज देखो हम ये चीजें सीख भी गए। तो ये एक्सेप्ट कर ले कि लाइफ जो है वो आसान नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने जिंदगी को देखने के नजरिए। हाँ, तो यहाँ से हम आज से हम ये अग्री करेंगे, ये एक्सेप्ट, ये कबूल करेंगे कि लाइफ आसान नहीं है और कभी भी नहीं होगी। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना चीजें, जब तक हम स्वीकार नहीं करते ना हम थोड़े से वो हो जाते हैं, जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं ना हम थोड़ा पीस में आ जाते हैं, हम एक्सेप्टेंस लेवल पे आ जाते हैं। फिर दूसरा जो चेंज है वो हमको लाने की जरूरत है, हमारा जो कंफर्ट जोन है। कई बार हम जो एक तरह की जिंदगी जीते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, पर हम कुछ एफर्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि अच्छी जिंदगी जो है कंफर्ट जोन के बाहर है। हम समझो फॉर एग्जांपल आपके साथ मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस का जो सेशन है, तो इंटरव्यू देने के लिए भी तैयारी करनी होगी। शायद हो सकता है जॉब के लिए कई बार बाहर जाना पड़े, दूर जाना पड़े, हो सके आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हो तो शायद आपके इंडिया के टाइमिंग्स के साथ मैच ना हो, या फिर हमारी फुर्सत के टाइमिंग के साथ वो जोन मैच ना होता हो। तो ये सारे कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जब हम जॉब करने के लिए तैयार होते हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको किसको रिपोर्ट करना होता है, हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स, हमारी सर्विसेज, क्योंकि उसके बदले हम जो मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है कंफर्ट जोन में हमको नहीं मिलने वाली। तो एक अच्छी जिंदगी देख रहे हैं तो दूसरा जो चेंज हमको लाना है वो है हम कंफर्ट जोन से बाहर आए। तीसरा है बी ओपन टू चेंज। हम चेंज के लिए पहले तो रेडी रहे, ओपन रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जितना सीखा है या हमको जितना आता है उतना बस हो गया, इससे ज्यादा हमको नहीं करना है। हम हमारी जिंदगी में जैसे जी रहे हैं तो हमारे वर्क प्लेस पे भी हम ऐसे ही जिएंगे। हम हमारे घर में लोगों से या अड़ोस पड़ोस में जैसी बात कर रहे हैं, हम हमारी वर्क प्लेस पे भी लोगों से इसी तरह से बात करेंगे। तो वहां पे और घर पे बहुत फर्क होता है। हम किसी, जैसे कि अभी मैं आपके सामने आई हूँ और मुझे पता था कि ये इंटरव्यू का एक सेशन है एक, और मैं कोर्ट से सीधी आई थी, मैंने व्हाइट शर्ट पहना था, पर क्योंकि मैं यूथ के साथ, यंग बच्चों के साथ या एस्पिरेंट्स के साथ ये सेशन लेने जा रही, तो मैं अपने आप को उस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। आप मुझे ऐसा ना समझे कि या मैं कोई बहुत बड़ी हूँ या फिर आप समझे कि नहीं इनको क्या आता होगा। आप इस तरह से एक्सेप्ट करें कि ये हमारी बातें समझ सकते हैं, ये हमें समझा भी सकेंगे। तो ओपन टू चेंज, अलग सिनेरियो में जाना है, अलग एनवायरनमेंट में जाना है, अलग लोगों से बात करनी है। तो ये मेरा एक तीसरा सजेशन आपका था कि अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं हम, तो हमें चेंज के लिए ओपन रहना पड़ेगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बिलीव इन योरसेल्फ। मैडम गुड आफ्टरनून। मैडम गुड आफ्टरनून जी, आपको मैं सुनाई मैडम, दे please रही for हूँ observation. लोगों को? यस मुझे कोई कुछ दिलशाद, यस दिलशाद, आप सुनाई दे रहे हो। रिक्वेस्ट है सबसे प्लीज म्यूट पे रखें, हम क्वेश्चन एंड में लेंगे जी, ताकि, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने बहुत अच्छा कहा, इट्स वेरी इंस्पायरिंग लाइन, और मैं खुद भी इस बात पे बिलीव करती हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ। हम खुद में बिलीव करें। कई बार होता है कि हमको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है, ये नहीं मिला दूसरा मिलेगा। एक बार मेहनत से नहीं मिलेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। पर अपने आप पर हम भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट, फिर हम दुनिया को झुका सकते हैं। अगर हम में वो पोटेंशियल है, हम में वो हिम्मत है, हम में वो कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छा कर सकते हैं जिंदगी के अंदर। अभी कई बार ऐसा होता है, और खास करके मैं गर्ल्स के लिए बात करूंगी, क्योंकि बॉयज को तो बचपन से ये सिखाया जाता है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इंडिक एनवायरनमेंट, ये ऐसा है कि जहाँ पर हमेशा से दो जॉब्स रही है। लड़कों के लिए काम करके घर चलाना और लड़कियों के लिए घर बसा के घर संभालना।
तो ये हालांकि ये हमारा कल्चर रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, मैं किसी को ऐसा नहीं कि एट द फॉल्ट है ये बता रही हूँ, पर बोलने का मतलब है कि क्योंकि कई बार लड़कियां जो है वो ऐसा सोचती है कि वी चूज टू बी हैप्पी ओनली व्हेन ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू, सब कुछ सही हो जाए ना, बाद में मैं खुश होना शुरू करूंगी। देखो, खुश होने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं है, हम छोटी छोटी अचीवमेंट पे भी खुश हो सकते हैं। आज अगर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठे, पर आप जो ऑलरेडी अचीव कर सके हैं, जो जो फील्ड में आपको ट्रेन होना था वो आप ट्रेन हो चुके हैं, जो पहले नहीं थे, तो आप इस बात की भी खुशी मना सकते हैं कि कल से हमने 10 कदम आगे बढ़े हैं, आज हम 11वां कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हर छोटे छोटे स्टेप पे भी हम खुश रह सकते हैं। कई बार होता है कि हम है ना, मुझे कोई बताएगा कि ये क्या है? हाफ ग्लास फुल है या हाफ ग्लास एम्प्टी है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाफ ग्लास फुल है। फुल है, यस। और कोई? फुल है। हाँ, तो ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, राइट। हम एक ही ग्लास में अगर आधा पानी भरा है और आधा पानी खाली है, तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये सोच के रो भी सकते हैं कि अरे बाप रे, एक ग्लास तो आधा ही है। या हम ये सोच के खुश भी हो सकते हैं कि अरे वहाँ आधा ग्लास भरा हुआ है। देखो, पर ये जो कंपैरिजन है ना, ये कि आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास फुल है, ये बहुत ही पुरानी मान्यता है, बहुत ही पुरानी सोच है। आज तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कम से कम मेरे पास आधा ग्लास भरा हुआ तो है, मेरे तो पास आधा ग्लास भी है। यानी कि आज हमको समझो रोजगार ढाबा से हमको सपोर्ट मिला, हमने ट्रेनिंग ली, हमको नीलम जी जैसे मेंटोर मिले, हमको सपोर्ट मिला। लोगों के पास ये भी नहीं था। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, आज से 35 साल पहले मुझे नहीं पता है मैंने किस तरह से मेरी स्टडी कंप्लीट की, क्योंकि मैं भी ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे 13 साल में मेरे पास मेरे फादर नहीं थे। आई लॉस्ट माई फादर। और 13 साल की उम्र में सोचिए एक लड़की जो है वो क्या करेगी, जिसके पहले से बड़े बहन और भाई हो और मम्मी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो हमारे टाइम पे हमको पता भी नहीं था कि एनजीओ होते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है, स्किल सपोर्ट मिलता है। तो देखो, एक ही सिचुएशन को देखने के बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। कोई ऐसा सोचे कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, अच्छा है, मुझे कम से कम मुझे प्यास लगी है तो मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। कोई ऐसा सोच सकता है कि इस ग्लास के अंदर आधा ग्लास पानी है तो मैं इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल दूं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दूं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा शरबत बन जाएगा, है ना। मैं भी थोड़ी मेहनत अपनी डाल दूंगी तो मेरे लिए तो ऑलरेडी हाफ रेडी हुआ है, हाफ ही मुझे काम करना है। हर कोई चीज अलग अलग इस ग्लास को देख के अपना पर्सपेक्टिव बना सकता है। तो एक जो हम सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, पर जिंदगी को देखने का नजरिया भी हम इसमें से चेंज कर सकते हैं कि हमारी प्यास बुझ सकती है, किसी के पास है नहीं पर हमारे पास है, हम इसमें से आधा है तो आधे में से आधा भी शेयर कर सकते हैं। इसी किस तरह से हम जिंदगी को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब आप ओपन टू चेंज होंगे ना, आप बदलने के लिए तैयार होंगे ना, तो आप खुद अपना नजरिया भी बदल सकेंगे। और अगर आगे बढ़ना है तो पहले तो हमें अपने आप को ही आगे बढ़ाना होगा। कोई और हमारे लिए, हम अपने आप को धक्का मार सकते हैं कि आगे बढ़ो, किसी और कोई हमारे लिए नहीं करेगा। हमारे अंदर की आवाज सुनो कि सच में हम करना क्या चाहते हैं, और कहीं पर अटक जाते हैं। आस्क फॉर हेल्प बहुत जरूरी है। अंदर अंदर हम कंफ्यूज्ड होते रहे, बेटर है हम किसी को पूछे। आपके पास आपके मेंटोर है नीलम जी, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास पूरी उनकी टीम होगी जो आपको सपोर्ट कर सकती है। कहीं पर भी आपको लगता है आप पूछे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको इंटरव्यू के पहले मुझे आपको बोलनी थी कि आप अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए गोल्स डाले हैं, क्योंकि देखो आज आप एक जॉब करोगे, क्या आप जिंदगी भर एक ही जगह पे जॉब करना चाहते हो, एक ही सैलरी के साथ जॉब करना चाहते हो, एक ही स्किल के साथ जॉब करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? तो अपना एक गोल्स एंड उसकी एक चेकलिस्ट आप तैयार करें कि मेरे गोल्स क्या होंगे। जैसे कि आप अपने सेट गोल स्पेसिफिक रख सकते हैं, मेजरेबल रख सकते हैं। जैसे कि आज मैं एक जॉब करूंगी, पर ये मैं 2 साल करूंगी, उसके बाद मैं अपने आप के अंदर एक नई स्किल डेवलप करूंगी और फिर मैं आगे जाऊंगी, इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी या इसी जॉब में मैं प्रमोशन कर सकूंगी।
तो गोल सेट करे, जो स्पेसिफिक गोल हो, छोटे छोटे गोल हो, मेजरेबल गोल हो। जैसे आज मुझे नीलम जी ने कहा कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स में कर सकती हूँ, आपको भी ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स वाली जॉब आज मिल जाएंगी। पर आप आगे जाके देखोगे कि जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं या इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, उनको हायर सैलरी पे रिक्रूट किया जाता है। तो आप छोटा एक गोल बनाओ कि मैं भी धीरे धीरे इंग्लिश का जो लर्निंग है मैं कंटिन्यू रखूंगा या रखूंगी, और धीरे धीरे मैं अपनी जॉब में भी, अपने काम में भी मैं इसमें इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट करती चल जाऊँ, जो अटेनेबल है, छोटे गोल्स है, रेलेवेंट हो, यानी कि मेरी जॉब से, मेरे काम से रेलेवेंट हो, मेरे ड्रीम से रेलेवेंट हो गए, और टाइम बाउंड हो गए। कई बार हम कोई भी चीजों को डेडलाइन नहीं देते, हाँ करेंगे करेंगे, पर कब करेंगे? जब हम अपने आप को डेडलाइन देते हैं ना, जैसे मैं अगर आपको मेरी बात कहूँ कि मैं आज से 5 साल पहले आप मुझे देखोगे और आज मुझे देखोगे, मेरी खुद की अपीयरेंस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत ही हेल्दी हुआ करती थी, और सालों से मैं सोचती थी कि मैं वेट लॉस करूं, मैं हेल्थ का ध्यान दूं, पर जब तक मैंने अपने आप को डेडलाइन नहीं दी ना, तब तक मैं कहीं पहुंची ही नहीं। जब भी हम अपने आप को बोलते हैं ना कि अगले 6 महीने में मुझे अपने आप पर काम करना है, तो मेरा प्रायोरिटी फोकस जो है वो मेरा हेल्थ हो गया था, क्योंकि हेल्थ बहुत चैलेंज देने लगा। मैंने कई बार सुना था कि लोग ऐसा मीन्स ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट टू ईट फ्रॉग इन द मॉर्निंग, ईट फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब है मेढक। अगर आपको सुबह में उठ के मेढक खाने का होता है तो खा लो ना मेढक, ताकि वो एक काम खत्म हो जाए। फिर वो बोलते हैं कि इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स इन द मॉर्निंग, अगर आपको सुबह में 2 मेढक खाने, ईट बिग वन फर्स्ट। कि जो 2 मेढक सुबह में खाने, तो पहला मेढक सबसे पहले, बड़ा मेढक सबसे पहले खाने। इसका मतलब है कि अगर आप सुबह उठ के ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी में क्या है, वो सबसे पहले मुझे करना है। तो जब मेरा हेल्थ का इश्यू था ना, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी था ना मेरी हेल्थ। तो मैं सबसे पहले सुबह में या तो जिम चली जाऊं, या तो वॉक पे या एक्सरसाइज पे चली। तो बिग फ्रॉग मैं सुबह में ही खा लूं, ताकि मुझे पूरे दिन में मुझे जो है वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हैप्पी फील हो। तो उसी तरह से अगर आप अपनी जॉब के लिए या अपने फ्यूचर के लिए आप ये बनाते हो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, या फिर मुझे कंप्यूटर तो आता है पर कुछ स्किल्स जो है वो मुझे अभी भी सीखने की, शार्पन करने की जरूरत है, तो ईट इन द मॉर्निंग। पहले आप वो काम कर लो कि सुबह में मैं रोज 1 घंटा उठ के मेरे कंप्यूटर की ट्रेनिंग को दूंगा। अगर मैं टेलीकॉलर की जॉब के लिए जाती हूँ, तो मैं किस तरह से अलग अलग अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके लोगों से बात करूंगी। तो वो रोज 10 वर्ड को आइडेंटिफाई करे शाम तक, और दूसरे दिन सुबह में फर्स्ट आवर में वो प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप टाइम बाउंड आप अपना एक एजेंडा बना सकते हो। दूसरा, गोल्स के अंदर आप गोल्स किस चीज का बना सकते हो? अगेन एटीट्यूड। जैसे मैंने कहा कि वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि हमारा एटीट्यूड जो है अगर पॉजिटिव और वेलकमिंग है तो ठीक है, पर अगर हमको कुछ चीजों से खराब लग जाता है, या हमको किसी और का अप्रोच अच्छा नहीं लगता है, हम किसी की सुनते नहीं है, हम बोले हम बॉस की सुनेंगे, आजू बाजू वाले कलीग का कुछ बात नहीं सुनेंगे, तो अगर हमारे एटीट्यूड में ये चीजें हैं तो हमको वहां पर भी वर्क करना पड़ेगा। करियर में भी हम हमेशा ग्रोथ चाहेंगे, राइट? एक जगह पर तो पानी भी भरा होता है तो ऊपर मॉस्किटोज, मच्छर हो जाते हैं। तो करियर में भी हम एक जगह पड़े रहेंगे तो एक टाइम के बाद हमको मोनोटोनस लगने लगेगा, हमको वहां पे बोरियत फील होने लगेगी। फिर हम एजुकेशन के लिए गोल्स बना सकते हैं, फैमिली के लिए, फाइनेंशियल के लिए फिजिकल गोल्स बना सकते हैं, प्लेजर कि भाई हम साल में एक बार घूमने जाएंगे, पब्लिक सर्विस के जैसे हम जिंदगी में तो बहुत अचीव करते हैं, पर सोसाइटी को वापस देना भी एक हमारा फर्ज हो जाता है। कि अगर हम कहते हैं ना कि अगर एक सांस लेते भी है ना, तो एक सांस छोड़नी पड़ती है। तो अगर हम दुनिया से कुछ लेते हैं, अच्छाइयाँ लेते हैं, हम तो वो वापस भी करनी पड़ती है, राइट? तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। और एक चीज है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। कभी भी कंपेयर ना करें। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बंदर, कछुआ और मछली, मंकी, टर्टल और फिश के बीच में कंपटीशन है, और कंपटीशन ये थी कि एक पेड़ के ऊपर कौन जल्दी चढ़ जाएगा। तो कौन चढ़ेगा? मंकी। मंकी चढ़ेगा। क्यों टर्टल नहीं चढ़ेगा? टर्टल भी तो चलता है। चलता है ना, लेकिन पेड़ पे और फिश का क्या होगा? वो तो पानी में ही रहता है।
अभी आप ही इतने कॉन्फिडेंट हो, आपको खुद को ही आंसर पता है कि जब 3 मंकी, टर्टल और फिश के बीच में कंपटीशन हो कि झाड़ के ऊपर कौन चढ़ेगा, तो मंकी ही चढ़ सकता है, टर्टल और फिश नहीं चढ़ सकते। तो पहली बात है ना, जो कंपटीशन का जो पैरामीटर है ना, वही गलत है। यानी कि तुमने कंपैरिजन कर दी कि मंकी और फिश और टर्टल जो है वो एक जैसे नहीं, वो सारे अपने आप में महान है। अगर मछली को बोलो पानी में कितनी मील तैर के आना है, तो मछली तैर के आएगी, मंकी नहीं तैरने जाने वाला है। तो कई बार हम है ना ऑरेंज और एप्पल के बीच में कंपैरिजन करते हैं। हाँ, ये दोनों फ्रूट है, एक कंपैरिजन एक ये हो सकती है कि दोनों फ्रूट इक्वल, कॉमन चीज ये है, पर दोनों की स्किन अलग है, दोनों के कलर अलग है, दोनों के स्वाद अलग अलग है। तो हम क्यों एप्पल होके ऑरेंज के साथ कंपैरिजन करेंगे? हम क्यों रेड होने के बाद हम चाहते कि हम ऑरेंज बन जाए? नहीं, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग ही पहचान है, हमारे एक अंदर। देखो, ऊपर वाले ने भी हर इंसान को अलग बनाया। लोग कहते हैं कि एक जैसे 7 लोग होते हैं, और सिमिलर नहीं होते, उनमें कुछ कुछ दिखाव सेम होते, किसकी आंखें मैच करती, किसके बाल मैच करते, किसके गाल मैच करते, पर सिमिलर आइडेंटिकल सेम कभी किसी ने नहीं देखा है। तो ऊपर वाले ने जब हमको डाइवर्स बनाया है, हमको विविधता से बनाया है, तो हमको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी ना हम कंपेयर इस बात से करते हैं कि मेरी भी ये पढ़ाई है, उसकी भी ये पढ़ाई है, पर वो जो सैलरी उसको मिलती है और मुझको मिलती है, वो अलग अलग क्यों है? अभी उसमें काफी सारी चीजें वर्क करती है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एटीट्यूड, हमारी लर्निंग स्किल, हमारा काम देने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें इसके अंदर वर्क करती है। अगर हम कंपैरिजन ना करके ये सोचे कि अगर उसको ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसमें है, जो मैं इम्बाइब कर सकती हूँ, अपने आप के अंदर ला सकती हूँ, तो हम उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं, बट नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके पास आपकी पुरानी कोई भी मान्यताएं है, पुरानी आपकी कोई भी डॉक्ट्रिन्स है, सोच है कि हम बदलेंगे नहीं, हम कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे नहीं, हम चेंज करेंगे नहीं अपने आप को, तो ये सारी जो जंजीरें हैं आप तोड़ दे। बदलाव ही संसार का नियम है, राइट? स्क्रिप्चर कहता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम छोटे थे तो हमारे हाथ पैर नाक मुंह सब छोटा था, जैसे हम बड़े हुए हमारे हाथ बड़े हो गए, हमारी सोच बड़ी हो गई, आप समझते? तो बदलाव तो आता ही रहता है। तो हम ये जंजीरों को तोड़ दें और फिर हम फ्लाई करते हैं, और फिर हम खुशियों के लिए जब उड़ान भरेंगे ना, ये ओपन माइंडेड होके, कंपैरिजन ना करके, खुद के पोटेंशियल को चैलेंज करके, उसके लिए काम करके, तो हम बहुत ही हाइट पे उड़ सकते हैं। अभी मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपके साथ तो मेरा, आपको इंटरव्यू के लिए किस तरह से आपको तैयार होना है उसके बारे में है। तो मुझे पहले आप बताइए कि जब इंटरव्यू की बात होती है तो आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं? इसको छोटा कर सकते हैं, हाँ, मुझे आप लोग दिख सकते हैं। हाँ, आप क्या सोचते हैं जब इंटरव्यू की बात आती है? क्या लगता है? इंटरव्यू से डर लगता है? डर लगता है, फियर आता है, मीन्स क्या फियर क्वेश्चन आता है? पूछे, किस चीज का फियर आता है? क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो मुझे आएगा कि नहीं, ऐसा। तो है ना, ये जो फियर है ना, देखो, फियर जब आपसे प्रैक्टिस कराने लगता है ना, जैसे आपने कहा कि सवाल क्या आएंगे या जवाब मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे, तब तक ये बात बराबर है कि, क्योंकि जब हमको ये लगता है ना कि ऐसे सवाल पूछ रही है जो मुझे नहीं, तो हम 50 सवाल और तैयार करें, और जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम बहुत कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, तो तब तक ये फियर अच्छा है। तो हम इंटरव्यू को, कोई कुछ बोल रहा है? उत्कर्ष, कुछ बताना है? तो जब हम ये सोचते हैं ना कि इंटरव्यू जो है ना एक एग्जाम है, तो कोई एग्जाम नहीं है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ना हम पास होते हैं ना हम फेल होते हैं, इंटरव्यू हम थ्रू करते हैं, है ना? हम एक ब्रिज पे से या तो आगे निकल जाते हैं या आगे नहीं जाते हैं। हम आगे चले जाते हैं तो रास्ता और आगे बढ़ता है, शायद वो ब्रिज पे रुकना हमारा काम नहीं है, हम आगे और कोई ब्रिज आएगा वहां पे जाके रुकेंगे। तो इंटरव्यू में कोई एग्जाम नहीं है। तो पहले तो आप है ना ये फियर निकाल दो कि मुझे कुछ आया कि नहीं आया, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है ना, कई बार वो भी हमसे बहुत डर रहा होता है कि भाई ये इनकी जो प्रोफाइल है ये इतनी अच्छी है, और ये इंसान ने अपने बारे में जो रेज्यूम में लिखा है वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी प्रोफाइल वाले लोग मिलेंगे। शायद उसके मन में भी ये होगा कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता,
कई बार है ना, मैंने देखा है कि लोग इंटरव्यू में से बाहर निकलते ना तो कॉन्फिडेंट तब होते हैं जब बोलते हैं मुझे तो बस सिर्फ 2 ही सवाल पूछे या 3 ही सवाल पूछे, और वो बोले इसका मतलब है कि मुझे जॉब मिल जाएगा। और जिनको ज्यादा जवाब सवाल पूछे ना वो बहुत ही नर्वस होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे तो बहुत पूछा है यार, मैंने क्या जवाब दिया मुझे पता नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं। पर आप कॉन्फिडेंट इस बात से रहे कि देखो जब 2-3 सवाल पूछते हैं ना तो उन्होंने आपकी प्रोफाइल जान ली होती है, उनको सिर्फ 2-3 क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपका सीवी जो है या आपके बारे में आपने जो भी उनको बताया है वो इतना पावरफुल था कि आपसे पूछने की उनको जरूरत नहीं लगती। या फिर आपका सीवी ऐसा है कि सिर्फ अभी एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है, आप उनको नहीं लगता है कि वो आपको रख सकेंगे ताकि वो 2-3 सवाल पूछ के आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करे। पर जब इंटरव्यूअर ज्यादा सवाल करता है उनको तब ये लगता है कि इनकी प्रोफाइल अच्छी है, मेरी जरूरत के साथ मैच कर रही है, पर कुछ क्लैरिटी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इनको रखना है। जब हमको किसी को रखना होता है ना तब हम ज्यादा सवाल करते हैं, यू नो। तो ज्यादा सवाल हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं है कि भाई ये एग्जाम दी तो फेल का धब्बा लग जाएगा। लोग 50-50 इंटरव्यू देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू देते टाइम जॉब लेने वाले को ये लगता है कि मैं रॉन्ग जगह पे आ गया हूँ, मुझे तो ऐसा काम करना नहीं है ना। वो लोग जो मुझे सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है यानी कि वो मुझसे जो काम कराने वाले हैं और मुझसे जो बॉन्डिंग्स ले रहे हैं वो मुझे नहीं जम रही है। तो एंड ऑफ द डे शायद इंटरव्यूअर नहीं पर इंटरव्यू देने वाला ये सोचे कि मुझे यहाँ पे काम, ठीक है ना, और इसके लिए फिर वो ऐसा सोचेगा कि अभी मैं दूसरी जॉब देखूंगा और दूसरे जॉब के लिए इंटरव्यू दूंगा। तो आप इंटरव्यू जो है वो उसे एग्जाम ना समझे। इंटरव्यू जो है वो एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है। जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ ना कि इंटरव्यू से आपको कैसा लग रहा है, ये बातचीत है। हम हमारे ओपिनियन बताते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम वो जानना चाहते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देके एक बात समझाऊं। एक जगह पे ना इंटरव्यू था और बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे और 10-15-20 लोग बाहर बैठे थे और इंटरव्यू चालू हुआ। वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो इंटरव्यू लेने वाले अंदर आए और ऑफिस में चले गए। बाहर जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जो स्टाफ होता है, अंदर जाता है वो स्टाफ और फिर बाहर आके अनाउंस करता है कि इंटरव्यू खत्म हो गया। तो ये सारे लोग सोचते हैं कि अभी इंटरव्यू तो स्टार्ट नहीं हुआ, हम तो कब से आके वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और इंटरव्यू लेने वाले लोग तो अभी आए, हम में से किसी को भी बुलाया नहीं है, तो इंटरव्यू ऐसे खत्म कैसे हो गया। तो वो जो स्टाफ बाहर आके बोलता है कि सब लोगों का इंटरव्यू खत्म हो गया है, सिर्फ ये एक भाई जो है वो यहाँ पर बैठे रह सकते हैं, उनसे साहब मिलेंगे। तो सब बहुत अंदर अंदर बातचीत करने लगते हैं कि ये जो है वो इनका कोई रिश्तेदार होगा, यू नो, उनकी जान पहचान से आया होगा, सिफारिश से आया होगा, किसी ने बड़े आदमी ने रिकमेंड किया होगा, किसी का बड़े आदमी का सगा वाला होगा, सब बातचीत करने। तो ये देखकर वो जो इंटरव्यूअर जो है जो अंदर से अपने सीसीटीवी से सब देख रहे थे, वो एक्चुअली पहले पिछले दरवाजे से अपने कैबिन में ही बैठे थे, पर जब भी उनको अनाउंस करना था कि इंटरव्यू हो गया तब जाके वो मेन दरवाजे से अंदर आते हैं। तो वो आके बताते हैं कि ये जो भाई बैठा है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो खुद भी अचंभे में पड़ जाता है क्योंकि उसका भी इंटरव्यू नहीं लिया था, तो खुद भी सोचने पड़ जाता है। तो वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बोलते हैं कि हमने आपका इंटरव्यू, आप ऐसा मत सोचो कि इंटरव्यू हमेशा बातचीत करके आपको 10, 12, 15 सवाल करके आपके रेज्यूमे के बारे में पूछ के लिया जाता है। इंटरव्यू आपको देख के भी लिया जाता है। इंटरव्यू आप किस तरह की हरकतें करते हैं जब आप बाहर बैठे होते हो, वेट करते हो, आप किसी से बात करते हो। देखो हम कभी कभी कंपनीज की बुराइयां करते हैं, मालिकों की बुराइयां करते हैं, जहाँ काम करने वाले उसके एनवायरमेंट में, अरे ये कैसा है, इधर तो लाइट नहीं, ये कैसा है, देखो इधर तो पानी नहीं है। तो ये लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो इंटरव्यूअर था ना वो आके बोलता है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने हमारा जो इंटरव्यू था वो 5वें माले पे था, हमने लिफ्ट बंद कर दी थी और सब लोग को चढ़ के आना था, तो सब लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि यू नो ये कैसी जगह है जहाँ आए दिन यू नो लिफ्ट बंद रहती है, लिफ्ट तो रिपेयर करना चाहिए। पर एक ऐसा ये लड़का था जो आते आते वो देख रहा था कि हर फ्लोर पे 1-2 लाइटें चालू होती थी, तो वो एक लाइट ऑन रख के बाकी की लाइट जो बंद करते करते ऊपर आ रहा था। वो सोच रहा था अननेसेसरी लाइट्स क्यों चालू है। तो जो जो उस बिल्डिंग में उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको पता नहीं उसको जॉब मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, पर फिर भी उसका जो एटीट्यूड है
है ना, कुछ बचत करने का, बचाव करने का, ठीक है लाइट मेरी नहीं है तो क्या, रिसोर्सेज तो है ना, इसी रिसोर्सेज से हम सारे लोग यूज करते हैं, तो रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे तो हमें ही नुकसान होने वाला है। तो वो स्विचेस बंद करता है। तो बोले कि जो इंसान जिसका खुद का लेना देना नहीं है, अगर वहां पे वो रिसोर्सेस बचा सकता है, वहां पे इतना पॉजिटिव सोच सकता है, वहां पर इतना एक्स्ट्रा माइल चल सकता है और कंप्लेन भी नहीं कर रहा है कि चल के जाना पड़ रहा है, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहा है कि अच्छा वो मैं चल के गया ताकि मुझे पता चला कि कितनी एक्स्ट्रा लाइट्स चालू है, और वो फिर आराम से यहाँ के बैठा है, अपना रेज्यूमे पढ़ रहा है कि उसने क्या जॉब दिया। तो कई बार है ना, हमारे एटीट्यूड जो है ना, उसको भी वो लोग समझ के जॉब ऑफर करते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, वो हमारे यहाँ काम करने के लिए एकदम सूटेबल है। तो अगेन ये कोई जॉब एग्जाम नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है जो आप उनसे बात करने वाले हो। कॉन्वर्सेशन शब्दों में हो, सवालों में हो, जरूरी नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व भी करेंगे। देखो खासकर ये सारी लर्निंग है ना, कहाँ से आती है पता है, जब भी आप लोगों को पता होगा कि वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कई लोग जो होते हैं वीजा इंटरव्यू के लिए बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं, खास करके यूएस वीजा के लिए ट्रेंड था, बहुत तैयारी करके जाए, नए कपड़े पहन के जाएंगे, नया फोल्डर लेके जाएंगे। पर जो सच में अमेरिका से घूमने जा रहे, या फिर सच में उनको ऐसा पड़ा नहीं तुम अमेरिका का वीजा दो तो ठीक है, नहीं दो तो हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए, उनके एटीट्यूड में उनको वो झलकता होता है। तो उनको बहुत सारे सवाल नहीं पूछते, आके दे देते। जो लोगों बेचारे ने बहुत तैयारी, पूरे फैमिली के नए कपड़े लिए होते, नए जूते लिए होते, नया फोल्डर दिया होता है, बड़े एजेंट से कॉन्टेक्ट किया होता है, उनको वीजा नहीं मिलता है। क्योंकि वो वीजा देने वाला जो है ना, उनको कांस्टेंट स्टडी कर रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि ये बोलना है, वो बोलना है। वो बताता है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, या फिर उनको देने जैसा नहीं, समझे। तो मैं आपको यहाँ पर भी एक टिप दे रही हूँ, जब भी समझो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको वेटिंग पे लगा रहे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके हाव भाव पे आप खास ध्यान रखें। और अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तभी भी आप खास अपने आप को वेटिंग एरिया के अंदर है वो ध्यान रखें। देखो ये सारी चीजें है ना, कोई बनावटी तो नहीं होनी चाहिए। हम ह्यूमन है, जैसे मैंने कहा सोसाइटी को रिटर्न देना है, तो हमारे अंदर ये इम्बाइब होना चाहिए। जब हम देने के पोजीशन में होते हैं ना, हमारी सोच भी जब देने की होती है, तो ऊपर वाला हमको बहुत कुछ दे देता है। तो हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड इस तरह का हम रखें, जब लोग हमें ऑब्जर्व करें तो पॉजिटिवली ऑब्जर्व करें। दिलशाद, आप अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? बिकॉज अभी हाँ, प्लीज शेयर कीजिए। दिख रहा है? हाँ हाँ। अभी मेरी ऑडियो जो कंप्यूटर की है वो यहाँ सुनाई देगी, तो मैं एक छोटी सी क्लिप बताना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, प्ले कीजिए उसको। बोलो बोला क्या क्या दूं आपको? चलो आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। ओके। सब लोग बोल दो कि क्या चाहिए। बोला क्या क्या दूं आपको? चलो अभी ये वीडियो आपने देखा, आपको क्या लगता है मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया होगा? क्या लर्निंग्स थी इस वीडियो में? तारक मेहता तो आप देखते हैं ना, एक सब्जी वाली आती है। अभी जब एक हम नॉर्मल सब्जी खरीदते हैं, तो भी हम कितनी सारी चीजें चेक करते हैं कि भाई भाव तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो हम मार्केट में चेक करेंगे। अभी आप सोचो कि अगर कोई हमें हायर कर रहा है, जो हमें पूरा 1 महीना हमसे काम कराएगा, देखेगा, हमको 1 महीने के बाद सैलरी भी देने वाला है, तो वो हमें क्वालिटीज देखेगा कि हम सही है, हम महंगे के नहीं। अगर हमको जितनी सैलरी दे रहे उससे आधी सैलरी में हमसे अच्छा काम करने वाला लोग मिल सकते हैं, तो कॉम्पिटिशन कितनी होगी। तो जब आपको कोई हायर कर रहा है, तो वो भी आपको चेक करेगा, राइट। उनको लगेगा कि आप उनके यहाँ जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप खरे उतरोगे कि नहीं, आप कम पैसों में भी अच्छा काम करके दोगे कि नहीं, आप में वो क्वालिटी है कि नहीं जो उनको चाहिए। अभी मैं आपको आगे लेके जाती हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रही है? यस दिख रही है ना? ओके। बोलो बोला क्या क्या दूं आपको? चलो तो अभी
एम्प्लॉयर हमारे अंदर क्या क्या देख सकता है, जब हम सब्जी खरीदने जाते तो हम खुद चेक करते हैं, तो जब कोई हमें हायर करेगा तो हमें भी चेक करेगा ना। तो सबसे पहला है ना, आज कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल से मेरा हमेशा से ये क्लैरिटी होता है कि कम्युनिकेशन हम सिर्फ शब्दों से, बातों से ही नहीं करते, हम हमारे हाव भाव से, हमारे इशारों से, हमारे जेस्चर से भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारी बहुत ही क्लियर प्लस पोलाइट होनी बहुत जरूरी है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमेशा हमारा कम्युनिकेशन जो है वो पोलाइट रहना चाहिए। अगर हम इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, हम गोल गोल ना घूम जाए। अगर उनको कुछ पूछ रहे हैं तो हम पहले उनके सवाल को आराम से समझे। अगर हमें सवाल समझ में नहीं आता है तो हम उनको पूछे कि आप एग्जैक्टली क्या हमको पूछना चाहते हैं, फिर आप उनको उसका क्लियर और बहुत ही पोलाइट वे में आप उनको जवाब दें। एम्प्लॉयर्स हमें ये भी देखना चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज है कि नहीं। और वो क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि आज की सारी जो जॉब प्रोफाइल्स है वो कंप्यूटर रिलेटेड है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर चीज में कंप्यूटर चाहिए होगा आपको। कम से कम आपको एक्सेल चलाना आता हो, बनाना आता हो, आपको इंटरनेट का यूज करना आता हो, आपको टाइपिंग आता हो, समझे एक वर्ड फाइल पे भी आपको टाइप करना है। आपका एम्प्लॉयर आपने ये देखेगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और तीसरा आप में एम्प्लॉयर ये देख सकता है कि पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी है कि नहीं। समझो कि इंटरव्यू के दिन ही हम लेट पहुंच गए, तो वो सोच सकता है कि कल जॉब देंगे तो ये टाइम पे आएगा कि नहीं। तो पंक्चुअलिटी के ऊपर भी, अगर इंटरव्यू है हमारा 10-15 मिनट पहले हम पहुंच जाए, आराम से सेटल हो जाए, आराम से हम बैठे, ताकि वो हमारी पंक्चुअलिटी की जो आदत है उसके बारे में समझ सके। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई सवाल वो हमें पूछते हैं तो हम बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली उस बात का जवाब दें। तो एम्प्लॉयर हमें ये चीजें देखता है। अबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम होम। अगर हमारा जो काम है वो ऑनलाइन है और वर्किंग फ्रॉम होम है, यानी वो हम पे कोई सुपरवाइज नहीं करने वाले, कोई ऐसा ऑब्जर्व नहीं करने वाले, उनको पता है कि इतना काम करने के लिए 8 घंटा या 4 घंटा चाहिए होगा, वो आपको वो 8 घंटे या 4 घंटे का काम दे देगा। तो वो आप अकेले घर पे वो 4 घंटे डेडिकेटेडली उस पे काम करते हो, वो आप में देखेगा कि ये कर सकता है कि नहीं और करेगा कि नहीं करेगा। अभी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे जब भी, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको सबसे पहला वो बताएंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर ये है ना, हमारे जो लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारे इंटरेस्ट है वो जानना चाहते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ अगर पूछे और हम ये बताना शुरू कर दे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम हमारे दुख की कहानियां बोलना शुरू कर दे कि मैं तो इस फैमिली से आती हूँ, मेरी जिंदगी में तो ऐसा हुआ था ना, मेरे घर में ऐसा हुआ ना, मेरे नीबर में, वो ये जानना नहीं चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ आपने जो भी अचीव किया है, कितना पॉजिटिवली, कितना सीख के उसको अचीव किया है। आपने कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस का सामना करके, चैलेंज फेस करके आपने वो अचीव किया है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको आपकी काबिलियत, क्षमता जो है उसकी बात करनी है। कि समझो आप अगर एक टेली कॉलर की जॉब के लिए जाते हो, तो आप बोल सकते हो कि टेलीकॉलर का जॉब मुझे क्यों इतना अपील करता है। कि समझो कि आप ये बोलो कि पहले मुझे बहुत डर लगता था, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकती थी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं था, पर मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था। अंदर से मुझे था कि मुझे बात करना है। और फिर मुझे जब जानने को मिला कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कम्युनिकेशन के थ्रू है, पर कम्युनिकेशन के अंदर है, पर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मुझे थोड़ा और डेवलप करने की जरूरत है। तो मैंने समझो रोजगार ढाबा से वो ट्रेनिंग ली और मैंने सीखी, और वहां पे मेरी जो ये सारे हिंड्रेंस थे, मेरा जो डर था कि मैं 2 लोगों के बीच में अपना ओपिनियन रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ, मैं किसी से कॉन्वर्स कर सकती हूँ कि नहीं कोई टॉपिक के ऊपर, मुझे जो डर था वो वहां से निकल गया। फिर धीरे धीरे मैंने वहां से प्रैक्टिस शुरू की। हमको प्रैक्टिस सेशन दिए जाते थे कि हम 2 फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एक टॉपिक पे बात करते थे। हमको स्टेज पे बुलाया जाता था कि आप ये टॉपिक पे बात करो ना, आप बात करो। कि एक टाइम था जब भी आपको डर लगता था, एक टाइम था जब भी चैलेंज आई, वो चैलेंज को आपने ओवरकम किया और इतने सारे स्टेप्स को पार करते हुए, इतने पड़ावों को पार करते हुए आज आप यहाँ पर पहुंचे। ये बताता है कि आपके अंदर जो है वो चैलेंजेस को फेस करने की काबिलियत है।
तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप उस तरह से बोले। आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस तरह से की फैमिली से या इस तरह के एनवायरनमेंट से आती थी कि जहां पर मेरे में ये स्किल थी नहीं, या तो मेरी डिजायर थी पर ये स्किल मुझ में आई नहीं थी। तो कहीं पर भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम हमारी दुख की कहानियां ना सुनाए, पर हमारी जो अचीवमेंट है हमने किस तरह से वन बाय वन वो स्टेप्स को अचीव किया उसके बारे में हम बोले। हमको दूसरा कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। तो अगर हम इसका जवाब ये देके, सर या मैडम मेरे 2 छोटे भाई बहन है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे फादर कुछ करते नहीं है, या मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, और या फिर मेरे फादर जो वॉचमैन की या कुछ भी, हम इस तरह की अगर बात करते हैं, तो देखो हम उनसे एम्पैथी लेने या हम उनसे कोई मीन्स फेवर लेने नहीं गए हैं। हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि हम ये आपको सर्विस देंगे, आप हमको उसका पैसा देंगे। जैसे कि सैलून के अंदर हम जाते हैं कि हमको बाल काटने, तुम बाल काटो, हम बाल काटने के पैसे दे देंगे। पर क्योंकि मेरे बाल लंबे हो गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप बोलो आपको बाल काटने, वो काट देगा, आपको उसको पैसा देगा। सिमिलरली अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आप ये बताएं कि आपको सच में जॉब क्यों करना है। तो आप जिस भी फर्म के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप उस फर्म के बारे में थोड़ा जान लें, उस ऑफिस के बारे में थोड़ा जान लें, उस ऑफिस में आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लो, और फिर आप उनको जवाब दे कि मैं ये जॉब क्यों करना चाहती हूँ, कि मुझ में ये डिजायर था कि मुझे कम्युनिकेशन के अंदर जाना था। मैंने टेलीकॉलर की मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने उसमें बहुत अच्छा किया है, और अभी मैं उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और आपकी जो ऑफिस है वहां पर मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा कि मैं मेरी ये काम को और अच्छे से निखार कर आगे आ सकती हूँ। और आपके यहाँ मुझे पैकेजेस भी अच्छे लगे, टाइमिंग्स भी अच्छे लगे। मैंने दूसरे एम्प्लॉय से सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे साथ ट्रीट किया जाता है। तो इसकी वजह से मुझे, और ये मेरी समझो हमारी अगर पहली जॉब है, तो मेरी ये पहली जॉब है, और मुझे लगता है कि मुझे आपकी यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ मुझे वो सारी चीजें मिल रही है जो मेरी पहली जॉब के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं ये जब जॉब करूंगी तो मैं आपकी कंपनी में या आपकी ऑफिस में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकूंगी, आपको एक अच्छा काम दे सकूंगी। आपकी जो जरूरत है, नीड, और मेरी जो सप्लाई है, वो दोनों मैच करते हैं। तो मैरी द टू, यानी हम इस दोनों को अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ना इस तरह से आप उसका आंसर अपने अपने जो एनवायरमेंट, अपना जो आंसर देना चाहते हैं उसको इस तरह से व्यू कर सकते हैं। फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये बहुत पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आपके अंदर कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो ये जॉब आप करोगे तो आपकी वो अच्छी बातों से हमको बहुत फायदा होगा। तो कई बार ये होता है कि ऑफिस में कोई ब्रेकडाउन आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कलीग जो है बीमार पड़ गया, तो आप कह सकते हैं कि मैं वर्क प्रेशर में ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं अगर थोड़ा काम ज्यादा आ गया तो भी मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं अभी अनमैरिड हूँ, मुझ पे फैमिली की जवाबदारी, या फिर मैं मैरिड हूँ पर मैं थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर मैं थोड़ा सा वर्क टाइम डिवोट कर सकती हूँ। तो मेरे में ये है कि मैं वर्क प्रेशर ले सकती हूँ, मेरी स्पीड अच्छी है कंप्यूटर में, या मैं कॉलर्स को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती हूँ, तो मेरा कॉन्वर्सेशन टाइम जो है बहुत कम है। तो जब लोग 20 कॉलर को संभालते हैं, मैं उस टाइम पे 40 को भी संभाल सकती हूँ, 30 को भी संभाल सकती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो आपके अंदर जो, मैं ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो उस कंपनी को, उस ऑफिस को आपकी जॉब के जरिए, आपकी सर्विस के जरिए जो उनको बेनिफिट होने वाला है, उस स्ट्रेंथ की आप बात, ठीक है। और हाउ डू यू मैनेज योर टाइम व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। क्योंकि जब कोविड के टाइम पे ये जो ट्रेंड है वो ज्यादा बाहर आया था कि हालांकि वर्किंग फ्रॉम होम पहले भी था, पर ज्यादातर कोविड के दौरान हमें पता चला कि घर पे बैठ के भी काम किया जा सकता है सिमिलर। तो आप कैसे टाइम मैनेज करोगे? तो अगर आप शादीशुदा हो, आपका बच्चा है, आपकी फैमिली है, तो आप उस तरह से बात करो जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप वर्किंग फ्रॉम होम करोगे वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि तब ऑफिस खुला होना चाहिए। अगर ऑफिस के स्टाफ को या ऑफिस के बॉस को आपके साथ बात करना हो तो आप उस टाइम पे अवेलेबल रहो, भले आपकी 8 घंटे की या 4 घंटे, जब मैं 4 घंटा बोलती हूँ तो पार्ट टाइम जॉब होती है, 8 घंटा जो है फुल टाइम होती है। जो भी 8 या 4 घंटे आप घर से काम करें, उसमें से 50% टाइम ऐसा होना चाहिए जब आपकी ऑफिस खुली होनी चाहिए, है ना। आपके लोग आपके साथ, आप वो ऑफिस दिन में खुल रही है, आप बोलेगे मैं रात को 8 से 12 काम करूंगी,
या 8 से 3-4 बजे तक काम करूंगी। जब ऑफिस को आपसे कम्युनिकेट करना हो तो क्या होगा, तो मेक श्योर करे कि 50% टाइम, हो सके नहीं होता हो तो 25% टाइम आप ऐसा बताएं कि जो ऑफिस आपके साथ कनेक्शन में रह सकती है। आपको अगर कोई टारगेट बताना हो, आपको अगर कोई काम देना हो, आपको पहले वाला काम रुका के दूसरा काम देना हो, आपका खुद का काम रुका के किसी और का काम आपको देना हो, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, आप वो टाइम पे अवेलेबल हो उनके लिए। ठीक है, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जिसके आप इस तरह से, मैंने एक सजेशन दिया है, आप फिर भी अपनी फ्लेवर उसके अंदर डाल सकते हैं, उस तरह के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा ये देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉइज एक्सेसिबल है या नहीं। एम्प्लॉय से हम बात करना चाहते हैं तो वो फोन उठाता है कि नहीं, एम्प्लॉय से अगर हम ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं तो वो टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं जिस टाइम पे ऑफिस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल अगर आपको पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से अपनी खुद की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डाल के जवाब दे सकते हैं। टेलीकॉलर इंटरव्यू के लिए मेरी टिप्स, हालांकि मैंने ये सारी टिप्स आपको दे दी, पर फिर मैं बोलती हूँ कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ये बहुत जरूरी है कभी, और इसीलिए मैंने वो अब्दुल कलाम आजाद जी का कोट रखा था कि अगर हम खुद पे विश्वास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉलर में मोस्ट ऑफ होता है कि या तो कस्टमर केयर सर्विसेज होती है या कोई प्रोडक्ट बेची जाती है, अगर उस प्रोडक्ट पर हमको पूरा कॉन्फिडेंट होता है तो हम बहुत अच्छे से उसको बता पाते हैं। उसके लिए जरूरी होता है वो प्रोडक्ट के बारे में हम समझ जाए। अगर कस्टमर केयर सर्विस में अगर हम टेलीकॉलर की जॉब करें तो हम पहले तो ये समझ जाए कि समझो कि दिन में हम 50 कस्टमर को अटेंड करें, कॉमन क्वेश्चन कस्टमर क्या पूछ रहे हैं, हम अगर कंपनी के पास हो तो 500 क्वेश्चन, और उनके पास क्वेश्चनर बैंक्स होती है, आप मांगे, उनको स्टडी करें और देखें कि मोस्ट प्रोबेबली कौन से आंसर उसके लिए सूटेबल होते हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप उसको वो भी कर सकते हैं, जिससे आप आपकी जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ जाएगी, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको कम्युनिकेट कर सकेगी। और मैंने कहा ना कि चाहे तूफान आ जाए, चाहे पहाड़ इधर से उधर हो जाए, चाहे पूरा दुनिया में भूचाल आ जाए, अपने भाषा में, अपनी सभ्यता के अंदर हमेशा पोलाइट रहे। क्योंकि देखो आज हम यहाँ पर समझो हमारी कोई भी ऑफिस में प्रॉब्लम हुई, हम झगड़ा करके निकल जाएंगे, पर वो रेफरेंस हमें जो मिलेगा वो पुरानी ऑफिस से मिलेगा, तो वो पुरानी ऑफिस वाले हमारे लिए कैसा रेफरेंस देंगे, झगड़ालू है, इनकी बात ठीक नहीं है, ये बहुत ही ब्लंट बोलते हैं लोगों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको ये जॉब में नहीं जमता है तो जॉब न करने के रीजन हो सकते हैं कि मुझे अच्छी सैलरी मिल सकती है क्योंकि मैं यहाँ से काफी सारा एक्सपीरियंस लेके जा सकती हूँ, ऐसे आंसर हमको मिलना चाहिए कि हम भी, वो कंपनी ऐसा बोलना चाहिए कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है पर हम उनको इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते थे सैलरी में, तो दे आर लुकिंग फॉर अच्छा सैलरी, बहुत अच्छे हैं, आप उनको रख सकते, ऐसा होना चाहिए। तो बी पोलाइट। और मैं खास करके ये अभी बीइंग अ लॉयर में हमेशा ये बोलती हूँ कि देखो आज डिजिटाइज वर्ल्ड होता जा रहा है, लोग कहीं पर भी कहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमेशा अपने आप को, हालांकि ये ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, तो ये हमारे अंदर इम्बाइब होना चाहिए कि हम बहुत ही पोलाइट रहें, इवन व्हेन आंसरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत ही भारी क्वेश्चन है, हमको कुछ ऐसा पर्सनल बात पूछ लिया, हम बहुत पोलाइटली बोले कि हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही पर्सनल है सर, पर मैं अगर आपको ब्रीफ में इसका थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये है, हम इस तरह से, या तो हम इस सर ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपको अगर मेरी जॉब से रिलेटेड ना हो, उस पर इम्पैक्ट ना आता हो तो मैं इसका जवाब नहीं देना पसंद करूंगी, बात वही करनी है। हम ऐसा भी बोलते सर आप ऐसा कैसा पूछ सकते हो, ये मेरा तो पर्सनल लाइफ है, आपको क्या लेना देना, मैं रात को कितना इंस्टाग्राम पे रील देखती हूँ, मैं किसको फॉलो करती हूँ, आपका लेना देना नहीं। हम बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे के हम बहुत ही पोलाइटली आंसर करें कि सर माय पर्सनल लाइफ, क्या जॉब से कुछ लेना देना है इसका, अगर है तो मैं आंसर देना चाहूंगी, अगर नहीं है तो सर आप मुझे इस क्वेश्चन से बाहर आए। सेम चीज है, मेरा बेटा बहुत अच्छी बात करता है और मैंने कई टॉक में मेरे बेटे की बात की, मेरा बेटा हमेशा कहता है कि एक ही चीज को बताने के दो तरीके होते हैं, कोई भी बात या जवाब हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, तो बोलता है कि दो तरीके होते हैं। मेरा बेटा हालांकि जब इसने बात की थी तब मुझे लगता है 13-14 साल का होगा, उस बात को आज 4-5 साल बीत गया, आज वो 18 साल का है। लेकिन हम बर्दाश्त करने तो
तो मेरा बेटा बोलता है कि अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को अपना जवाब देने के सिर्फ 2 तरीके, सिर्फ 2 बोलता है वो बोलता है एक तरीका होता है गुड, वन वे इज अ गुड वे, एक होता है अच्छा तरीका, और दूसरा वो बोलता है सेकेंड वे इज अ वेरी गुड वे। समझे आप? यानी बैड वे तो उन लोगों की लिस्ट में आता ही नहीं। और आज जो जेनजी ग्रुप है या अल्फा ग्रुप है, ये लोग ऐसा थैंक यू सोचते हैं कि बेटा। ह्यूमैनिटी का मतलब चिल्ला के नारे लगाना नहीं होता है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि आप अच्छे से एक दूसरे को समझ के बात करें। तो 2 ही तरीके हैं, एक अच्छा तरीका और एक बहुत अच्छा तरीका। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत अच्छा तरीका चुनो, ताकि कम से कम अच्छे की जो परिभाषा है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस सैंपल कस्टमर कॉल्स विथ अ फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है। अगर हम कई बार क्वेश्चन आंसर यानी कम्युनिकेशन में हमको लगता है कि हमको और भी शार्पन होने की जरूरत है, देखिए एक पेंसिल भी होती है ना, ये पेंसिल आपको दिख रही होगी, अगर मैं आपको दिख रही मेरे हाथ में, ये पेंसिल को भी शार्पन करने के लिए शार्पनर की जरूरत होती है। और फिर हम लिखते हैं तो ये लिखते चले जाते हैं, तो इसकी जो नीब है वो बुढ़ी होती जाती है, इसकी जो शार्पनेस चली जाती है, हम वापस उसको शार्पन करते हैं। उसी तरह से हम जो भी कोई काम करते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हमारी शार्पनेस कम होती जाती है। देखो कल कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आज पूरी दुनिया कंप्यूटर पे आ गई है, आज कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता है। जो चीज कंप्यूटर पे होती थी आज वो चीज मोबाइल में भी हो रही है। दुनिया बदल रही है, नीड बदल रही है, तो सप्लाई भी बदलनी चाहिए। एक टाइम था जब भी कंप्यूटर आया, तभी सबसे ज्यादा जो जॉब इम्पैक्ट हुई थी वो टाइपिस्ट की हुई थी, आपको अगर पता हो, टाइप राइटर जो, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में देखो टाइप राइटिंग सिखाई जाती थी, टक 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 करके ना, कोर्ट के बाहर भी बैठे होते, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर भी बैठे होते, फॉर्म टाइप करके दे देते। तो जब कंप्यूटर आया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम आ गई थी वो टाइपिस्ट लोगों को, पर वो लोग सरवाइव हो गए जिन्होंने ये सोचा कि मुझे टाइपिंग तो आती है ना, अभी मुझे सिर्फ कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है। और फिर वो उन्होंने कंप्यूटर पर टाइपिंग की तो वो सरवाइव भी हो सके, उन्होंने अपने आप को बदला। उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि अभी टाइप राइटिंग का जमाना चला गया तो मेरी जॉब खत्म, मेरा काम खत्म, मेरी पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं, पर अपने आप को अपग्रेड किया। और आज देखो, आज बच्चों को टाइप राइटिंग नहीं सिखाई जाती, कॉलेज स्कूल्स के अंदर भी कंप्यूटर के स्किल हो तो उसमें ऐसा नहीं बताया जाता कि ये ए पहले दबाओ, बी पहले दबाओ। आज उंगलियों का बच्चे एक एक उंगली से भी अच्छा काम कर सकते हैं। मैं खुद 2 ही उंगली से काम करती हूँ। टाइप क्या करना है वो पता होना चाहिए, कौन सी कौन सा वर्ड पहले टाइप। तो जमाना बदल गया है, टाइम बदल गया है, इतना हम डेवलप होते जा रहे हैं, तो हमको भी डेवलप होना पड़ेगा। हम अगर आउटडेटेड होंगे तो हमारी भी नीड नहीं रहेगी, तो इसीलिए कस्टमर से बात करनी है तो किस तरह से ग्रीट करना है, नए तरीके से ग्रीट करना है, नई नई वोकैबुलरी यूज करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, तो फ्रेंड के साथ आप प्रैक्टिस करते रहे, जॉब मिलने के बाद भी और जॉब लेने के पहले भी। नो बेसिक कॉल हैंडलिंग फ्रेजेस इन हिंदी एंड इंग्लिश। कई बार जैसे लोग सिलेक्ट करते हैं कि उनको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, पर एक टाइम के बाद उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन हिंदी में पूछने लगते हैं। तो अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में भी उसको अच्छे से जवाब दे सके, तो आप दोनों लैंग्वेज में फ्रेजेस जो होते हैं वो सीखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये टिप्स मेरी डेटा एंट्री वाले बच्चों के लिए है कि जो उनकी टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी की वो समझे, क्योंकि जितना आप ज्यादा, क्योंकि कई जगह पे जब भी आप काम करने जाओगे जहाँ डेटा एंट्री है तो डेटा एंट्री पर यूनिट भी पे करते हैं कि आप दिन में कितने समझो कि डेटा एंट्री मेनली अगर फॉरेन से जो इंडिया में आती है वो मेडिकल डेटा एंट्री बहुत होती है। आप कौन से फील्ड में जाते हैं, पर मैं एग्जाम्पल डेटा एंट्री का मेडिकल फील्ड में दूंगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है मेडिकल टर्म्स की, उनकी डेटा एंट्री करने की होती है, उनका सप्लाई चेंज जो होता है उसका एंट्री करने का होता है। तो देखते हैं कि तुम कितने पेशेंट की एंट्रीज तुम कितनी जल्दी कर सकते हो, तो पर एंट्री उसकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी, यानी अगर आप टाइप कर रहे हो नाम तो आप बराबर टाइप कर रहे हो, गलती नहीं है, और वापस एक बार चेक किया तो आपका काम हो गया। तो डेटा एंट्री के लिए मेरी ये एक टिप थी, बी फैमिलियर विद एमएस एक्सेल एंड गूगल शीट। ये बहुत जरूरी है, गूगल शीट जो हम गूगल पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं। एमएस एक्सेल यानी कि कॉलम्स के अंदर हम लिख सकते हैं, जिसमें डेटा फिल्टर डाल सकते हैं कि भाई समझो कि हमने डेटा भरा है 0 से 25 साल के यूथ का,
हमने देखा कि 0 से 25 साल के यूथ जो है अलग अलग फील्ड में स्टडी करते हैं। तो अगर मुझे देखना है कि 0 से 25 साल के यूथ में जो अलग अलग फील्ड में स्टडी कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन कहाँ है, तो मैंने साइंस देखा, तो साइंस में 50 लोग हैं, कॉमर्स में 10 लोग हैं, तो मुझे ये एक्सेल यूज करना आना चाहिए। तो अगर नहीं भी आता है, आप स्लोली जितना आप रोज करते जाओगे, जैसे हमने आगे चेकलिस्ट और गोल्स प्लानिंग की बात की, आप प्लान करो कि मैं MS एक्सेल में आज कम से कम मैं डेटा फिल्टर कैसे यूज किया जाता है वो मैं सीखूंगी, MS एक्सेल को किस तरह से कॉमन डॉक्यूमेंट में लिएस किया जाता है मैं वो सीखूंगी। तो जो भी कंप्यूटर के छोटे छोटे कीज है वो आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस फिलिंग डमी फॉर्म्स और मेकिंग टेबल्स, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जॉब पे जाओ तो आप वहां तो ये आपको काम करना ही है, पर आपके पास वहां टाइम मिलता है आपकी जॉब के रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या है कि देखो नॉर्मल बात ये होती है कि हम जो सीखते हैं जरूरी नहीं है वही काम हमें मिलने वाला है। नॉर्मल बात है, लड़कियां बहुत अच्छी तरह से समझेंगी, माँ बाप के घर पे हम जैसे पले बड़े हैं वैसे ससुराल में भी हम खाने पीने वाले हैं, काम करने वाले, पर ससुराल का जो तरीका होता है वो अलग अलग। एक ही सब्जी टिंडे की सब्जी हमारे घर पे अलग बनती है, उनके घर पे अलग बनती है। टिंडा एक ही है, खाना ही है उसको, पर फिर भी यहाँ पे राई से वघार किया जाता है, वहां प्याज से वघार किया जाता है। तो हमें टिंडा आता है, हमें कंप्यूटर आता है, पर जरूरी नहीं कि वो ऑफिस में हमको हमें जो आता है उसी सिलसिले में हमको काम ऑफर होगा। हम आगे जाके वो काम बढ़ सकता है, तो ये सारी स्किल्स भी हम अपने अंदर डेवलप करते जाए। मेंशन योर अटेंशन टू डिटेल एज अ स्ट्रेंथ, कि आप छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ध्यान से चेक कर लेते हो। आप अगर आपको इंटरव्यू लेने वाला है, आप उनको बताएं कि मैं बहुत जल्दी से ये छोटी छोटी चीजों को और ध्यान से देख सकती हूँ, उसको चेक कर सकती हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मेरी एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी का मतलब होता है आपने जो किया है। नॉर्मली एक्यूरेसी का जो रेशियो है वैसा कहा जाता है कि 100 में से 80-90 होना चाहिए, 100 में से 50 हो, यानी आपने पवन नाम लिखा, पवन नाम की स्पेलिंग में आधी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने नंबर लिखा है समथिंग लेक्स में, वो नंबर में एक आध वर्ड कभी ऊपर नीचे हो गया, पर आपने चेक किया और आपने तुरंत उसको करेक्ट कर दिया, ये स्पीड और ये एक्यूरेसी है आपने। तो आप वो इंटरव्यूअर को बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे काफी MS एक्सेल शीट में ये आता है, पर अगर कंपनी मुझे कोई और भी एक्सेल में काम देती है तो मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ। तो आप अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी बात कर सकते हैं। आपने अगर कोई, आप उनको बोल सकते हैं कि सर अगर आप मुझे अभी कंप्यूटर देंगे तो मैं आपको एक फॉर्म भर के यहाँ पर दिखा सकती हूँ, ताकि आपको मेरी स्पीड, मेरी एक्यूरेसी और मुझे कितना MS एक्सेल चलाने आता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट इंटरव्यू टिप्स ये है कि यू मे हैंडल ईमेल्स। अगर हमको समझो कोई ऐसी जॉब मिली है, असिस्टेंट की जॉब मिली है जो हमको घर पे बैठ के करनी है, लोग करते हैं, ऐसी जॉब्स भी अवेलेबल है, तो हमको उनके ईमेल्स, उनके शेड्यूल या कॉल्स हमको मैनेज करने होंगे, तो वो गूगल कैलेंडर में भी मैनेज होते हैं। गूगल कोऑर्डिनेशन एंड फॉलो अप स्किल्स आर मस्ट, हमको आना चाहिए गूगल, गुड कोऑर्डिनेशन एंड फॉलो अप स्किल्स आर मस्ट। कि आज की मीटिंग की डेट है, आज का टाइम है, तो हम पहले से उनको ईमेल कर दे, पहले से उनको मैसेज कर दे, हम उनको कॉल करके बता दें। तो ये सारी टिप्स उनके लिए कि शो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज, कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो, आप सिस्टमेटिक काम करते हो। टेक सेटअप फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जा रहा है, ये दोनों में आपको चलेगा, जो लोग भी टेक सेटअप के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चार्ज योर डिवाइस एंड इंश्योर इंटरनेट इन इज स्टेबल। जैसे कि अभी मैं आपके पास बैठी हूँ तो मैंने पहले चेक कर लिया, घर में मैंने बता दिया था कि वाईफाई क्योंकि मेरा बेटा टीवी में गेम खेलता है, और मैंने बोला अभी गेम खेलेगा तो मेरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, तो प्लीज मुझे 1 घंटे के लिए इंटरनेट थ्रू दे दो। तो हम हमारा इंटरनेट चेक कर लेंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू में इस तरह से ब्रेक आते हैं तो हम वो जो इंटरेस्ट होता है इंटरव्यू लेने वाले का वो भी थोड़ा कम हो जाता है, या वो हमारी स्किल्स पे डाउट करने लगता है। तो चार्ज योर डिवाइस, हम बोलने लगे अरे सर मेरा सुबह से फोन चार्ज नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा फोन चार्ज नहीं, तो वहीं से हमको समझ जाएंगे कि ये बंदे को इंटरव्यू की कितनी पढ़ी थी, कितना तैयारी की। बैकग्राउंड शुड बी प्लेन एंड नॉइज फ्री, कोशिश करें। देखो आज तो बॉम्बे की अगर हम बात करें, लोगों के पास छोटे छोटे घर होते हैं, पर एक नॉइज फ्री कॉर्नर हम सिलेक्ट कर ले,
पहले से हम देख ले। कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो कई इंटरव्यू में कई सारी मेरी मीटिंग्स टेरेस पे जाके भी दी है, जब घर में मुझे कोई ऐसा अच्छा कॉर्नर ना मिले या बैकग्राउंड में दिखने वाली चीजें, तो मैं टेरेस पे जाके भी इंटरव्यू देती थी कि यहाँ कोई नहीं हो। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं कहाँ जाके इस तरह से मेरे फोन पे अगर इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरा फोन चार्ज हो और मेरा इंटरनेट स्टेबल हो, मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो, आजू बाजू में नॉइस ना आता हो कि मुझे बार बार इंटरव्यू को पूछना पड़े, सर क्या पूछा, मैडम क्या पूछा, वापस बोलेंगे, ऐसा नहीं। बहुत ही मेन बात ये है ड्रेस, और ये सारे इंटरव्यू के लिए आप ऑफलाइन जाओ कि ऑनलाइन जाओ, ड्रेस नीटली एंड सीट इन प्रॉपर लाइट। ये तो समझो ऑनलाइन के लिए हम लाइटिंग की बात करते हैं कि आप दिखो, अदरवाइज ड्रेस बहुत जरूरी है। देखो एक चीज मैं एग्जाम्पल, मैंने लास्ट जब भी डीबीएम के साथ ये लिया था, तब मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया था कि देखो हमें है ना ये बहुत अच्छी समझ है, हम जिस समाज में रहते हैं हमको पता है कि अगर हमको शादी में जाना है तो हम उस तरह के भरे बुरे जैजी कपड़े पहनते हैं। अगर बर्थडे में जाना है और हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे है तो हम बहुत यूथ फ्रेंडली अटायर में जाते हैं, हम यंग लोग हैं तो हम जीन्स ये वो पहन के जाते हैं। अगर कोई गुजर गया है और किसकी फाइनल राइट्स में हमें जाना है, या हम समझो कि हम स्मशान चले गए या हम कब्रिस्तान चले गए या हम किसी के चौथे पे चले गए, तो हम वहां पे ये जो हमने अभी तक अटायर की बात की वैसा अटायर नहीं पहनेंगे, राइट। हम वो सूटेबल जगह को जो सूट होता रहेगा वो अटायर पहनेंगे, कि हम कोशिश करके लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, बहुत सादगी भरे कपड़े पहनेंगे और बहुत सादगी वाले दिखेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहने जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल क्लोथिंग है। हमारे कपड़े हमसे ज्यादा नहीं, हमारी वजह से कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, बहुत साफ सुथरे होना जरूरी है। अगर बॉयज है अपने शर्ट के बटन को एटलीस्ट ऊपर का एक बटन छोड़ के आप अपने बटन को बंद करके रखें, स्लीव्स को अगर फोल्ड करके आपने रखी है तो स्लीव्स को आप खोल दे, डिसिप्लिन के साथ आप इंटरव्यू देने के लिए। अगर लड़कियां हैं तो आपने कोई कुर्ती पहनती है, लेगिंग्स पहनती है, तो कुछ नीट एंड क्लीन कपड़े हो। आपको खुद को वो कपड़े पहन के बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको ये ना आप बाजू वाले को बोल रहे अरे बहुत लेट हो गया था फिर जो हाथ में आया वो पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करते हो ना तो वन बाय वन वो आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ावा करते जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपना रेज्यूम, जो भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे बोला तो नहीं गया था तो मैं तो नहीं लाई हूँ, मोबाइल पे दिखा तो नहीं, आप अपना एक प्रिंट आउट साथ में रखें, हमेशा 2-3 प्रिंट आउट एडवांस में रख ले। लास्ट मिनट आपको कहीं पर प्रिंटिंग का प्लेस मिला ना मिला, आप वो लेके जाए, नीचे डेट की और सिग्नेचर की जगह खाली रखे। अगर आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आज आपका रेज्यूम दे रहे हैं, उसमें नीचे आपकी डेट आज की लिखी, फिर उनको पता चले कि ये जो रेज्यूम है आपने आज तक आपकी जो क्वालिटी है, आपने जो ट्रेनिंग ली है, तो सब कुछ इसमें अपग्रेड किया गया है, और फिर आप उनको साइन करके वो रेज्यूम दे सकते हैं। एक रेज्यूम भी आप अपने पास तैयार रखें। साथ में अभी ऐसा होता है कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ मांगे जाते हैं, और मोस्टली लोग अपना आधार कार्ड होता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अपना पैन कार्ड होता है, वो साथ में रखते हैं। क्योंकि आज जो है अगर आपको जॉब दी जाएगी तो आधार कार्ड के जरिए आपको चेक किया जाएगा, आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आएगी, तो इसके लिए वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ बहुत मांगते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आप पहले से अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लें, हालांकि ये मैंने लिखा नहीं है, पर सोशल मीडिया अकाउंट इसके लिए चेक करें कि आज जो है ना कंट्री में क्रॉस करने के लिए भी लोग सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं, हमने किस तरह की हमारी पोस्ट की हुई है। हमको बुलाने के पहले वो लोग हमसे हमारा प्रोफाइल चेक करते हैं। और नीलम जी यहाँ अग्री करेंगी, जब उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपसे बात करने वाली, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि आप अपना लिंक्डइन आईडी दी। तो क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का काम करती हूँ। क्योंकि मुझे अगर 50-60 लोगों के सामने एक्सपोज करना है तो मुझ में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं आपसे बात कर सकूं, मुझ में वो चीज होनी चाहिए कि मैं आपको दे सकूं जो आपको चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका सोशल मीडिया जो है, कई बार हमारा बहुत ही ऐसे कमेंट्स हमने लोगों पे किए होते हैं अप्रोप्रिएट ना हो, या हमारा फेवरिज्म दिखता हो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, तो ये बहुत सारी चीजों को वो लोग देखते हैं। तो आप अपना सोशल मीडिया खास चेक करें। और ये तो मेरी आउट ऑफ द बॉक्स मेरी एडवाइस है कि
अपने सोशल मीडिया को इतना न्यूट्रल रखें, ह्यूमैनिटी की तारीफ आप कर सकते हैं, काम की तारीफ आप कर सकते हैं, पर बायस नहीं होना कहीं पर भी, एक ही चीज के लिए हमारा ओपिनियन अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एंड दिलशाद, मुझे स्पीकिंग। एक एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था और जी, आप जी। लोग इमोजी से आंसर दे सकते हो। आप में से कितनों के लिंक्डइन पे प्रोफेशनल प्रोफाइल हैं? क्योंकि हम ये एक वोट लेना चाहते हैं ताकि हम उस पे भी एक सेशन करा सकें, जी, क्योंकि ओके। आजकल रिक्रूटर्स जो हैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स देखते हैं जिनको वो हायर कर रहे हैं। जी। आप में से कितने लोगों के लिंक्डइन पे प्रोफाइल हैं? आप यस या नो चैट में डाल सकते हो या फिर अपने उससे दिखा सकते हो। बस मेरा है। हाँ, अगर हम वैसे इस पे सेशन लेने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन पे कैसे बनाना चाहिए बेसिक। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या जॉब कर रहे हैं, बट हमारा आजकल कोई भी कंपनी, चाहे वो ऑनलाइन जॉब के लिए भी देख रही हो, वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है, आपका वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू होने के बाद भी। तो ज़रूरी है कि सबके पास अपना लिंक्डइन पे प्रोफेशनल अकाउंट हो। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की अभी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका पर्पस अलग है। लिंक्डइन पे जो होता है वो प्रोफेशनल कनेक्ट होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर क्रिएट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो हम इस पे भी आप लोगों को सेशन देंगे कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट कैसे करना है, वो हम लाइव सेशन भी कराएंगे। थैंक यू दिलशाद, आप स्टार्ट कंटिन्यू करो। आई एम सॉरी, मैं जस्ट जानना चाहती थी नहीं, बस बिकॉज अभी हम आखिर की ओर ही आ रहे हैं। मेरा दिख रहा है ये आपको? हाँ, तो मुझे यहाँ से करना होता है। दिख रहा है ना? यस यस, एक बार मेरी शेयर कीजिए स्क्रीन। शेयर करूं? अभी दिख रही है? फिर से करो। आपका प्रेजेंटेशन शेयर नहीं है अभी। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग और फिर वापस शेयर करती हूँ। हाँ, ये सारी चीजें भी हमें बताती है कि इसमें भी हमें प्रो होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जॉब्स की बात करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होते हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स होगी, ऑनलाइन चीजें। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी प्रेजेंटेशन खोल लीजिए। मेरा प्रेजेंटेशन ही बंद है। आई वॉलंटियर, बेयर विथ मी थोड़ा ही है, वो बात में शायद वो क्लोज हो गया। ओके, यस, वी कैन सी दिखा ना नाउ। अभी मैं स्लाइड। ये हमने चेकलिस्ट की हमने बात कर ली। बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीकिंग टिप्स है। सिट स्ट्रेट एंड स्माइल जेंटली। हमेशा स्माइल रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना कि अगर हम किसी कोई भी चीज का हम बात कर रहे हैं, या पंखा नहीं चल रहा है, या काम कैसे कर रहे हैं, इतना छोटा सा ऑफिस है तो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम वो देखे कि हम खुश है यहाँ पर आके, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जो जॉब है वो हमारी रोजी रोटी बनने वाला है, राइट? तो खुशी झलकनी बहुत जरूरी होती है। स्ट्रेट बैठना इसके लिए जरूरी कि उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। मेक आई कांटेक्ट विद द कैमरा। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आप कैमरे के सामने देख के इधर उधर देख के बात ना करें। तो कई लोगों को ये आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वो कैमरे के ऊपर देखते हैं, तो देखने वाले को उनका सिर्फ आधा फेस दिखता है, आंखें नहीं दिखती, या आंखें दिखती है पर ऊपर दिखती है। तो मेक श्योर करें कि आप कैमरे के अंदर आपको जो भी बात कर रहे हैं उनके साथ आप आई कांटेक्ट करके बात करें। अवॉइड फीलर्स वर्ड्स लाइक ऐसा नहीं। आप एक छोटा सा आंसर दे पर कॉन्फिडेंट के साथ। आपको अगर पूछ लिया कि अगर कभी ऐसा हो गया कि बहुत बारिश है और तो क्या आप काम जॉब पे आएंगे, फॉर एग्जांपल ऑफलाइन जॉब है, सर मैं देखूंगी ट्रेन चालू है कि नहीं, फिर भी नहीं, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर अगर बहुत बारिश हुई और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मैं नहीं आ सकूंगी, अदरवाइज मैं आऊंगी। आप ये पॉजिटिविटी बताते हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई काम करना है तो पता है मुझे कि काम अगर सैलरी लेने वाले है तो काम भी करना पड़ेगा।
तो अगर कुछ मीन्स नहीं मिल रहे हैं मुझे यहाँ तक पहुंचने का, तो ही मैं नहीं आऊंगी, अदरवाइज मैं आऊंगी। स्पीक स्लोली एंड यूज सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही आम लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल। बड़े बड़े वर्ड से दुनिया को नहीं जीता जाता है। बहुत एक बड़े ऑथर ने ये लिखा है, और उनका ये कहना भी है, उनको मैं जानती थी, वो ऐसा बोलते थे कि जब आप बुक्स लिखते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर आप आसानी से समझा सकते हो ना, तो आप एक सच्चे ऑथर हो। क्योंकि दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी है, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आप एक बुक लिख रहे हो या आप एक सेशन ले रहे हो, जैसे कि मैं आपके साथ ले रही हूँ। मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें कहूंगी तो दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी तो थी, पर मैं आपको उसको आसानी से समझा सकती हूँ। तो आपकी बात भी इतनी आसान होनी चाहिए, इतनी सिंपल होनी चाहिए कि वो आपके आंसर को समझ सके। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑलवेज। डू मॉक इंटरव्यू विथ अ फ्रेंड और अ मेंटर। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही इंटरव्यूअर भी बन जाती हूँ, मैं खुद ही जवाब देना है ना, मिरर के सामने बैठ जाती हूँ, कभी रूम बंद करके बैठ जाती हूँ। मेरी इनिशियल टाइम की मैं बात करती हूँ, और मैं जैसे स्टेज पे परफॉर्म भी करती हूँ, कोई भी मेरे मीट होते हैं कॉन्फ्रेंसेस, तो मैं खुद उसको पहले घर पे अकेले बैठ के मॉक करती हूँ। मॉक का मतलब होता है कि तुम खुद ऐसा सोचो कि तुम उसी जगह पे हो, तुमको उन्होंने सवाल पूछ लिया और तब तुम कैसे जवाब देते, कितना कॉन्फिडेंटली आप बैठे होते, आपके हाथ कहाँ होते, आप किस तरह से अपनी एक्टिवली जेस्चर आपने रखे होते, किस तरह से आंखें मिला के बात करें। ये सारी प्रैक्टिस आप घर पे करें। प्रैक्टिस करने से हमें कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। रिकॉर्ड बच्ची, वो योरसेल्फ मामा एंड के जो ऑब्जर्व कपड़े योर हैं ना, ये वॉइस एंड नीचे रख दो पोस्चर। ये मैं करती और हूँ, और इसमें मैं डाल दो। इसीलिए मामा आपको के मैंने जो ये लिखा है। टेबल इस पे कपड़े हैं उस पे। मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे स्पीचेस देनी पड़ती है, तो मैं अपनी स्पीचेस खुद पहले घर पे रिकॉर्ड करती हूँ। 30-40 मिनट की होती है, मैं खुद रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं सुनती हूँ, अरे मैं देखती हूँ, फिर अरे मैं बोलना तो ये चाहती थी, पर जब भी मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, उसका मतलब तो ये नहीं जा रहा है, तो मुझे बता रहे। कई बार हमको ऐसा होता है, मैंने तो बराबर जवाब दिए थे, फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। पर हमको लगता है कि हमने वो बराबर जवाब दिया, पर वो जवाब हम बराबर पहुंचा नहीं सके, जैसा हमारा दिल चाहता था, जैसा हमने सोचा था। तो रिकॉर्ड कर लो और उसको बार बार सुनो और देखो कि आप किस तरह से। और जब इंटरव्यू की बात होती है, बन तो आप गया। वीडियो रिकॉर्ड करो, आप देखो आपके हाव भाव कैसे है, आपके जेस्चर कैसे, आपके पोस्चर कैसे। कीप इम्प्रूविंग वन थिंग एट अ टाइम। हर बार आप जब भी करो कि मैं मैंने देखा कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत हाँ ऐसा आ रहा है, तो मैं अभी जो प्रैक्टिस करूंगी उसमें मेक श्योर करूंगी मैं इस तरह से फंबल ना हो। तो एक चीज आप करो, फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करने के टाइम पे दूसरा कुछ करो। कॉन्फिडेंस कम विद द प्रैक्टिस, डोंट गिव अप। देखो मैंने जैसे कहा ना कि जरूरी नहीं कि वो जॉब आपके लिए बनी है, और आपको हमेशा माइंड में ये सोचना है, ट्रेन बस और, यहाँ हम लड़की नहीं बोलेंगे, ट्रेन बस और जॉब, एक जाएगी दूसरी आएगी। अगर एक जॉब नहीं मिली तो हम दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। हर इंटरव्यू जो है हमारे लिए एक सीखने की अपॉर्चुनिटी है। ये हमने नहीं सोचा था कि हमको इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा या हमसे ये एक्टिविटी कराई जाएगी, जैसे कि टीम एक्टिविटी करा ली उन्होंने, या आपसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिया, या आपसे ईमेल टाइप करवा लिया। तो आपको यहाँ पे लर्निंग है कि अगर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मैं कुछ 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा करके जाऊं, इस बार मैं फॉर्म भरने का सीख के जाऊं, टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, पॉजिटिव टीम बिल्डिंग, टीम मेंबर में कैसे दिख सकता हूँ या दिख सकती हूँ, वो तैयारी करके। स्टे काम, स्टे ऑनेस्ट, स्टे क्यूरियस। हमेशा यू आर केपेबल, योर एफर्ट्स मैटर। हमारा एफर्ट्स है, हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा करती है, हम केपेबल है करने के लिए। थैंक द इंटरव्यूअर एंड फॉलो अप इफ नीडेड। इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि हम थोड़े दिनों में आपको बताएंगे, तो बहुत ही खुला, ऐसा ना समझ ले कि इंटरव्यू ने बोला थोड़े दिन में बताएंगे, इसका मतलब मुझे इंटरव्यू मिला नहीं। शायद इंटरव्यूअर को आपके बारे में थोड़ा और सोचना है, शायद इंटरव्यूअर को अपनी ऊपर की अथॉरिटी को आपके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके लिए उसको टाइम चाहिए। शायद उनकी सैलरी ऑफर करना और आपकी सैलरी डिमांड करने के बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो शायद वो सोचे कि भाई थोड़ी सैलरी ज्यादा देने से अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है, तो लेट्स टॉक टू अथॉरिटी। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जहाँ पे वो आपको पार्क कर रहे थोड़ी टाइम के लिए, तो आप अपने फेस पे वो चार्म बनाए रखें, उनको थैंक यू कहे, और उनको अगर पूछना चाहे कि मैं आपके साथ कब फॉलो अप कर सकती हूँ, कौन से नंबर पे कर सकती हूँ, या आपसे मुझे कोई फॉलो अप कॉल आएगा, ऐसा पूछ के आप अपना इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरी लास्ट टिप जो है वो मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए दे रही हूँ कि 2 फैक्ट्री को हमेशा आपको बनाना होगा। आप कितना भी पैसे वाले हो जाइए, 2 फैक्ट्री आपको बनानी है। एक है आइस फैक्ट्री
और दूसरी है शुगर फैक्ट्री। मुझे कोई बताएगा कि ये फैक्ट्री का काम क्या होता है? आइस फैक्ट्री क्या करती है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। दो फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री है वो अपने दिमाग में बनाए, हमेशा कूल रहे, टेम्परेचर दिमाग का मुझे बहुत गुस्सा आ गया मैं कुछ भी बोल दूं, नहीं। जॉब है, जॉब, काम हम कहीं पर करने जा रहे हैं, वो हमारी रोजी रोटी बनने वाली, हम काम देंगे तो वो पैसे देंगे। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुफ्त में थोड़ी पैसा दे रहे हो, काम तो ले रहे हो, पर वो हमारी वही तो अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, हमारी वही डील हुई थी। तो और स्टाफ के साथ, और अगर आप कहीं पर भी जॉब जाते हैं, मैं बहुत दुआ करती हूँ आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत अच्छी सैलरी की मिले, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में मिले। आप जहां पर भी जाए ना, बॉस के साथ अगर आप वहां कई ऑफिस में होता है कि आप नाम से बुला सकते हैं, फर्स्ट नेम से, पर अगर आप छोटे जो स्टाफ होते हैं, जो प्यून होते हैं, जो लिफ्ट मैन होते हैं, जो ऑफिस संभालने वाले, उनसे बहुत प्यार से बात करें, क्योंकि देखो उनके पास पैसे कम होते हैं पर उनको इज्जत देते तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं पर भी ऑफिस में जाए, उन लोगों से बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली, रिसेप्शनिस्ट है, थैंक यू, हमेशा आपका कॉल ट्रांसफर करते, आप नहीं थे फिर आपको मैसेज करते, मैडम आप जगह पे नहीं थे, आपका फोन आया, बहुत अच्छे से। और इसके लिए ये आइस फैक्ट्री दिमाग में लगानी बहुत जरूरी है, हमेशा कूल रहे, ठंडे रहे, सोच समझ कर जवाब दे, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं आपके जवाब के, ये सोच के जवाब दे। और दूसरी मैंने कही कि शुगर फैक्ट्री, वो हमको कहाँ लगानी है? हमारी जबान के अंदर लगानी है शुगर फैक्ट्री, हमेशा मीठा बोले। देखो दुनिया के अंदर बहुत कड़वाहट, बहुत नफरत थी, और हमारे जैसे मीठे बोलने वाले लोगों ने ही इस दुनिया को अच्छा बनाया है। आज दुनिया हमें जीने जैसी लगती है ना, तो ऐसे लोगों के जरिए लगती है। तो हम भी हमारे थोड़े एफर्ट्स डालेंगे तो लोग भी हमसे, हम प्यार बोलते हैं ना, जो देते हैं वो वापस आता है। इज्जत दोगे इज्जत वापस आएगी, प्यार दोगे प्यार वापस आएगा, मिठास दोगे मिठास वापस आएगी। तो हम दिमाग को ठंडा रखें, जबान को मीठा रखें, और जहां पर भी काम करें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम काम करें और बहुत ही दिल लगाकर काम करें। अगर कंपनी ग्रो करेंगी ना तो हम ग्रो करेंगे, ये सोचना। काम को काम न समझे, पर काम को एक जरिया समझे अपना और अपनी फैमिली की ग्रोथ का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, and thank you so much Neelam for giving opportunity to talk to this dynamics youth and very लोग बहुत ही शांति से मुझे सुन रहे हैं। मैं हूँ यहाँ पर, अगर आप मुझसे कोई थैंक यू क्वेश्चन दिलशाद, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया और बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल आपने टिप्स दिए। अभी हम चाहते हैं कि किसी के कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं दिलशाद से। और दिलशाद, जैसा मैंने आप इंट्रोड्यूस किया था, वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ ये सेशन लिया अब हम सबको सिखाने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए और अनम्यूट करके पूछिए। अभी अभी उन्होंने सिखाया कैसे हमें डरना नहीं चाहिए। यस सदाफ खान प्लीज। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। आपने बताया ना कि इंटरव्यू में आप अगर लैपटॉप पे बैठिएगा तो आई कांटेक्ट कैसे करना, फ्रंट में कैमरे पे देखना है या फिर या डाउन में देखना? बिकॉज मैं उसको सुन नहीं पाई थी, सॉरी फॉर दैट। कैमरा में देखना, यानी समझो अभी मैं नीलम से बात कर रही हूँ तो मेरा नीलम के बॉक्स पे ध्यान है, नीलम की एक्सप्रेशन कैसे, नीलम मुझसे बात कर रहे थे ना दिलशाद आप नहीं बता, तो मैंने नीलम के बॉक्स पे देखा। अगर मैं अपने बॉक्स पे देखती हूँ तो मैं देखती हूँ अभी मेरे बॉक्स पे, आपको पता चलेगा मैं कहाँ देखती हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ। जब शुरू करते तब अपने आप को देख लो कि आप कैसे दिखते हो, आपका पोस्चर कैसा है, बहुत जरूरी है देखना। उसके बाद उनके सामने देखे जो आपको बोल रहे हैं। देखो यार ऑनलाइन में तो आई कांटेक्ट पता नहीं चलेगा आपको कि किस तरह से हो रहा है, पर एटलीस्ट वो जो उनका जो आइकन है जहां से वो बोल रहे हैं, कम से कम वहां पर देख के आप बात करें। ऑनलाइन में मेरे सामने इस तरह से टेबल पर बैठने का, ऑफकोर्स हाइट टू हाइट मिलाकर स्ट्रेट बैठकर स्माइल के साथ, यस आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस, आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू। हम ये हमारे जेस्चर से बता के उनके साथ बात कर सकते हैं। फिर हम हमारा मोबाइल चेक करें, या मुझे लगा कि वो चालू मीटिंग में, चालू इंटरव्यू में मुझसे मेरा रेज्यूमे है कि नहीं, मैं आधार कार्ड ला, ये सब चीजें ना करें, पहले से सेट हो जाए। और फिर उनके साथ कभी कभी क्या हम क्वेश्चन डबल टाइम इसके लिए पूछते हैं ना, तब एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना ही नहीं,
वो बताता है कि हमारा ध्यान कितना होता है चीजों पर। तो ध्यान से क्वेश्चन सुने, बहुत अगर पोलाइट बोल रहे हैं, बहुत ही हम्बली अगर वो बोल रहे हैं, कई लोग बहुत पोलाइट होते हैं, उनका आवाज नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं कि यू आर टॉकिंग वेरी पोलाइटली, कैन बी लिटिल बिट लाउडर सो आई कैन लिसन, ऐसा। पर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछें। यानी आप सब लोग रेडी हो गए हो अभी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए? और फिर भी कुछ ऐसा लगे कहीं पर तो आप वापस मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हम वापस ऐसा हो तो कभी रिफ्रेशर के तौर पे एक छोटा सा मॉक भी ले सकते हैं। मैं हाँ आपका दिलशाद, इंटरव्यू एक्चुअली मैं ना इसके बाद हम डालने वाला है कि अगर कुछ लोग मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और 1-to-1 इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम कुछ 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप ऐसे करके ना, और भी हमारे पास जो इंटरव्यूअर हैं, हम उनकी मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कराएंगे ताकि उनको एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए। वेरी नाइस। सो आई थिंक आपने बहुत क्लियरली हर पॉइंट्स पे समझाया एंड इट वाज वेरी क्लियर। सो थैंक यू अगेन सबने जिसने ज्वाइन किया, और होपफुली आपने लर्न किया होगा। और दिलशाद, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत ही जल्दी विद इन कुछ घंटे में व्हेन आई पुट दिस रिक्वेस्ट आपने कहा मैं रेडी हूँ। और एक्चुअली हम चाहते हैं आपसे इंगेज करना, विच आई विल टॉक टू यू सो दैट हम फ्यूचर में भी ऑफलाइन भी सेशंस कुछ ले करें। सकते हैं। आई यस विजिट यस। इंशाल्लाह। सो जब भी आप पुणे विजिट कर रहे हो या फिर हमारे और भी जो एरियाज हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे उधर भी आएं या करें। सो थैंक यू एवरीवन, हम मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। थैंक्स दिलशाद। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। थैंक यू। अभी हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं।